गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 65 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा डियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। तो इन दोनों से रिलेटेड हमारे क्या होंगे डियर, मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो पहले डियर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 से रिलेटेड मेटल फॉर्मिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जितने मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर डियर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर, सबसे पहले चैप्टर 5 से रिलेटेड हम लोग पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमारा था मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल प्रोसेस, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और हर चैप्टर में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस एंड डिटेल्ड सोल्यूशन। तो देखिए डियर, क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है which is not true in respect of mechanical working metal। कह रहा दीज ऑप्शन को आप रीड करिए और इनमें से कौन से मैकेनिकल वर्किंग मेटल्स प्रोसेस नहीं हैं। तो चलिए पहले 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। देखिए पॉइंट 1 आपका दिया है डियर, मैनिफेस्ट इन द शेपिंग ऑफ मेटल बाय सम मैकेनिकल मीन्स। इसका मतलब डियर ये कह रहा है कि हम किसी भी किसी भी मेटल को किसी शेप में कन्वर्ट करते हैं कुछ मैकेनिकल प्रोसेस को करके। तो क्या यह एक मेटल शेपिंग प्रोसेस नहीं है? क्या यह एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है? तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब ही है डियर कि मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, शेप चेंज करते हैं by applying some external mechanical process, यही हमारा कहलाता है डियर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। इसने पूछा कौन सा इनकरेक्ट होगा, रिगार्डिंग मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कैन बी, देखिए कैन बी वर्कड आइदर इन कोल्ड और हॉट स्टेट। तो क्या डियर, हमने यही तो पढ़ा है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, या तो मेटल को हम लोग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करते थे तो ये कहलाता था कोल्ड वर्किंग, और उसी मेटल को डियर हम लोग एट रिक्रिस्टलाइजेशन करते थे, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे करते थे, वो कहलाता था वार्म वर्किंग। और उसी मेटल को डियर अगर हम लोग एबव रिक्रिस्टलाइजेशन करते थे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव वर्किंग करते थे, वो कहलाता था हॉट वर्किंग प्रोसेस। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डियर वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी मटेरियल्स को जब हम लोग गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स टूटकर नए ग्रेन्स में बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच लैटिस वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह टूटकर एक नए ग्रेन्स बनाने शुरू करते हैं। तो उन्हीं नए ग्रेन्स के बनने वाले टेम्परेचर को ही हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका क्या होता है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स स्टार्ट। अब जहां पे स्टार्ट होता है डियर उसे बोलते हैं लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जहां पे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स अब और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स पूरे क्या होते हैं, नए ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स ही नए ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन शेप और साइज आपको वही मिलेगा, शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा माइनर चेंज आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखो अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स कन्वर्टेड इनटू न्यू ग्रेन्स। सारे ओल्ड ग्रेन्स अगर न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं डियर, तो उसी को बोलते हैं अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर दोनों के बीच वेरी कर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका कह रहा था कैन बी वर्कड आइदर इन कोल्ड और इन हॉट स्टेट। तो मैकेनिकल वर्किंग हम लोग या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को या तो कोल्ड वर्किंग में करते हैं या हॉट वर्किंग में या वार्म वर्किंग। मतलब ये भी सही है, करेक्ट हमें इनकरेक्ट सर्च करना है। सी ऑप्शन कह रहा है डज नॉट इंक्लूड द शेपिंग ऑफ मेटल बाय कास्टिंग, मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये भी बात सही है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग, शीट मेटल प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं, कास्टिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, मशीनिंग को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और ग्राइंडिंग को भी। मतलब यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो बचा क्या डी यानी कि आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि डी आंसर इनकरेक्ट है। लेकिन पढ़ लेते हैं कि कैसे इनकरेक्ट है। देखिए डी आंसर कह रहा है एडवर्सली अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या डियर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है? हम क्या करते हैं मेटल फार्मिंग करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, और ये कह रहा है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम जैसे हम प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं वैसे प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए यह ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट को हमें सर्च करना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स इज कैरीड आउट। तो हॉट वर्किंग मेटल हम लोग कहाँ पे करते हैं डियर? ये देखो एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हम लोग मटेरियल को गर्म करते हैं, देन उस पर हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं या फोर्जिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये होगा डियर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट करा एट द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये होगा वार्म वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट कह रहा है एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यही होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस। इसका मतलब आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका कह रहा है वर्किंग टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्कपीस। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्कपीस पर नहीं डिपेंड करेगा, वो अगर हमारा हॉट वर्किंग है तो एबव रिक्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। ये हो गया सर ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डियर, ये कह रहा है द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच न्यू ग्रेन्स फ्री ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अर्लियर डिफॉर्म वंस फॉर स्टील। ये कह रहा है दिस टेम्परेचर इज क्लोज टू। अगर मान लो कोई स्टील का एक बॉडी है, अब स्टील के इस बॉडी को हमने हीट करना शुरू किया, तो ये कह रहा है डियर इसके जो मॉलिक्यूल्स के ग्रेन्स हैं ये पहले से ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स कुछ पहले से कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके के ग्रेन्स उसके थे। अब जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो इसके कह रहा है अर्लियर स्टार्ट न्यू ग्रेन्स। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा डियर इस स्टील का जिसपे इसके न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? तो हमने क्या बताया था डियर स्टील के लिए इसका जो स्टार्ट और एंड टेम्परेचर होगा वो हमारा लगभग मेल्टिंग टेम्परेचर का 1/2 या 1/2 या हाफ ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर के होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो लगभग 1540 डिग्री सेंटीग्रेड अगर स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर होगा तो इसका हाफ करेंगे आप तो ये आएगा लगभग 770 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अप्रॉक्स है 800 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसीलिए कहा भी गया है कि हमने बताया भी है स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर
ये कह रहा है कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरीड आउट। कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरीड आउट। कोल्ड वर्किंग मेटल हम लोग कब करते हैं, कोल्ड वर्किंग कब करते हैं, देखते हैं। ये कह रहा है बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो आंसर आपका यही करेक्ट हो जाएगा। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बिलो करते हैं। इसमें वर्कपीस की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, लेकिन हैमरिंग प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए आपका क्या है कि पावर फोर्स बहुत रिक्वायर्ड होती है और लार्ज शेप ऑफ वर्कपीस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होता है आपका कोल्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर, ये कह रहा है विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग ऑन मटेरियल। तो जब डियर हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं, मतलब इस वर्कपीस को बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर गर्म करके, ऐसा नहीं कि कोल्ड वर्किंग को हम रूम टेम्परेचर पर ही करते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी करते हैं, उससे एबव हीट करके भी करते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि जिस भी मेटल पे कर रहे हों उस मेटल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर ही वर्किंग करेंगे, तभी हमारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। अब ये कह रहा है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आपका क्या है, तो यहाँ देखिए मतलब ये कह रहा है विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखते हैं डियर। पहला आपका दिया है लॉस ऑफ डक्टिलिटी। डियर जब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो मॉलिक्यूल के जो ग्रेन्स हैं दूर दूर हैं वो पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाने से मॉलिक्यूल्स की पोरोसिटी घट जाती है, जिससे उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है और ब्रिटलनेस कम हो जाती है। तो ये कह रहा है लॉस ऑफ, एक मिनट, लॉस ऑफ डक्टिलिटी, जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, तो हाँ उल्टा हो गया था, मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, और उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं होगा, तो कोल्ड वर्किंग में जब हैमरिंग एक्शन करते हैं मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसका मतलब डक्टिलिटी बढ़ जाती है। देन आफ्टर कह रहा है इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। तो बिल्कुल सही बात है डियर, कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, जब मेटल पर हैमरिंग एक्शन करते हैं वह मेटल कॉम्पैक्ट होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज होती है। देन कह रहा है रिफाइनमेंट इज ग्रेन स्ट्रक्चर। तो रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है डियर, कि सारे ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो क्या ऐसा हमारा कोल्ड वर्किंग में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे हैं। तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन करने पे इन ग्रेन्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जिस वजह से ये कह रहा है रिफाइनमेंट इज ग्रेन स्ट्रक्चर। रिफाइनमेंट मतलब क्या, ग्रेन के स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर रिफाइन हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट सर्च करना था। डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में बेटर सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव्ड एंड क्लोज टॉलरेंस इज मेंटेन्ड। जो उसकी वर्कपीस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब एज आपकी शार्प मिलेगी, क्लोज टॉलरेंस जिस शेप का वर्कपीस चाहिए था लगभग उसी शेप का मिलेगा, शेप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डियर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डियर कोल्ड वर्किंग आर्टिकल्स आर बिफोर फर्दर मशीनिंग ऑपरेशन। अब ये कह रहा है कोल्ड वर्किंग आर्टिकल्स आर, अब ये आर्टिकल्स आर में क्या नॉर्मलाइज होगा बिफोर मशीनिंग, या टेम्परिंग होगा बिफोर मशीनिंग, या एनेलिंग होगा। तो जब हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं डियर, तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेस हमारे क्या होते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं। और जब किसी भी वर्क पीस में स्ट्रेस इंड्यूस्ड कैसे होंगे, देखिए ये वर्क पीस था, अब इसे हमने बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर गर्म किया। जब हैमरिंग एक्शन करेंगे तो जितना हमने मान लो 100 किलो न्यूटन का हमने इस पर फोर्स लगाया,
तो इसका क्या होता है डियर 80 to 85%, 80 to 85% एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके डिसिपिएट हो जाती है, और 10 to लगभग 15% एनर्जी आपकी क्या होती है इसके अंदर स्टोर हो जाती है एज ए स्ट्रेस फॉर्म, स्ट्रेस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब देखो किसी भी वर्क पीस के अंदर अगर एनर्जी स्टोर है यानी स्ट्रेस स्टोर है तो वह क्रैक्स को प्रोड्यूस कर सकता है, बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं देगा। तो उसे हम लोग जब फर्दर फाइनल फिनिश यूज करने से पहले उसे सबसे पहले भेजेंगे एनीलिंग प्रोसेस से। एनीलिंग में क्या होता है, इस वर्कपीस को इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं। मान लो ये वर्कपीस हो गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं और इसी फर्नेस में धीरे धीरे हम क्या करते हैं कूल्ड करते हैं, जिससे लगभग सारे स्ट्रेस इसके रिड्यूस हो जाते हैं और इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं एनीलिंग प्रोसेस। तो हम हमेशा डियर कोल्ड वर्किंग करने के बाद अगर उस वर्कपीस को मशीनिंग के लिए भेज रहे हैं तो मशीनिंग में अगर स्ट्रेस अगर उसके अंदर इंड्यूस्ड है तो मशीनिंग करते वक्त वह क्रैक होकर चटक सकता है। तो उससे पहले स्ट्रेस को रिड्यूस करना जरूरी है। मतलब हम क्या करेंगे डियर, एनीलिंग प्रोसेस करेंगे। एनीलिंग का मतलब कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर हमारा सी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर सी करें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है इन मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग। देखो इन मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग, किसी मेटल में अगर हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं तो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट इज ड्यू टू मैकेनिज्म स्ट्रेन हार्डनिंग। अब आप पहले ये समझिए कि स्ट्रेन हार्डनिंग है। जब हम डियर स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, जब सिंपल सा स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो पहले आपकी क्या होती है स्ट्रेट लाइन जाएगी, थोड़ा सा जब स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो हल्का सा स्ट्रेन होगा। आफ्टर रिलीज स्ट्रेस वो वर्कपीस अपने शेप एंड साइज को रिकवर कर लेगा। जहां तक 100% रिकवरी होती है पॉइंट ए, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो 100% रिकवरी होता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस उसके अंदर इंड्यूस्ड रह जाते हैं, उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ये आपका होता है बी पॉइंट, आपका होता है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट। अब स्ट्रेस देखो, वर्कपीस को स्ट्रेस फ्री करने पर पूरा का पूरा शेप एंड साइज को रिड्यूस कर लेता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो अब उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एनीलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या होता है, ऊपर अपर यील्ड पॉइंट होता है, अपर यील्ड और जैसे आता है, और नीचे आपका यहाँ पे होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अब इसके बाद मैकेनिकल में क्या होता है, बिना स्ट्रेस लगाए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू होता है। आफ्टर सम टाइम फिर उसमें क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू होता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है, यहां से लेके यहां तक ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। और इस पॉइंट पे आपका क्या होता है, इसी पॉइंट पे आपका होता है फ्रैक्चर पॉइंट, इसी पॉइंट पे आपका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद क्या होता है इस मेटल में, इसके बाद क्या होता है, नेकिंग स्टार्ट होता है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो यहां से लेके यहां तक नेकिंग स्टार्ट होगा। नेकिंग स्टार्ट होने के बाद यहां से मटेरियल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है या फ्रैक्चर कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। अब यहाँ पर डियर देखिए, जो पॉइंट ए से बी है वो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये हो गया मान लो सी पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, डी एंड डी डैश। डी एंड डी डैश आपका होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज, बिना स्ट्रेस को बढ़ाए हमारा क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसके बाद देखो, ये यील्ड पॉइंट था और यहाँ पे क्या होता है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो कोई भी ब्रिटल मटेरियल यहीं पे फेल करता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल इस फ्रैक्चर पॉइंट के बाद क्या होता है आपका निकिंग स्टार्ट करता है। निकिंग कैसे स्टार्ट करता है, मान लो ये वर्कपीस है, जब इसको
जब इसको टेंसाइल लोड आप लगाओगे तो यह कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। यह स्टार्ट हो गया नेकिंग। नेकिंग मतलब पतला होना शुरू हो गया। देखो यहाँ जरूरी नहीं कि सेंटर में ही पतला हो, यहाँ पर भी पतला हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन पतला होना शुरू होगा और एट लास्ट वह क्या होगा, इस तरीके से ऐसा पतला हो जाएगा, अंत में वह वर्कपीस ऐसा टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है, यहाँ से नेकिंग स्टार्ट होती है और ये मैक्सिमम नेकिंग होती है और यहाँ पे क्या होता है, यह फेल कर जाएगा। तो ये हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। और यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट, जैसे ये यील्ड पॉइंट होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट होता है। इस अल्टीमेट पॉइंट पे ब्रिटल मटेरियल फेल कर जाता है, इसी को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक नेकिंग होता है। अब क्वेश्चन आपका जो पूछा गया डियर, इस रेंज में पूछा गया है, स्ट्रेन हार्डनिंग वाले रेंज में। तो इसके लिए क्या है, यहाँ कह रहा है इन मटेरियल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग, जब कोई मटेरियल हमारा कोल्ड वर्किंग में हो रहा हो, मतलब बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट इज ड्यू टू मैकेनिज्म। स्ट्रेन हार्डनिंग किस मैकेनिज्म की वजह से होगी? पहला दिया है स्लिप की वजह से, दूसरा दिया है ट्विनिंग की वजह से, तीसरा दिया है डिसलोकेशन की वजह से और चौथा दिया है फ्रैक्चर की वजह से। तो अगर ब्रिटल मटेरियल होता तो फ्रैक्चर की वजह से हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग होता, क्योंकि यह हमारा क्या है डियर, ये हमारा ब्रिटल कह रहे हैं, कोई भी मटेरियल है अगर उस पर हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं तो वहां पे देखो स्लिप क्या होती है। एक टर्म आपको समझा दे रहे हैं, स्लिप क्या होती है। सपोज करो कि ये मटेरियल के ग्रेन्स हैं, ये मटेरियल के ग्रेन्स हैं, प्रॉपरली इस तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो हो सकता है मटेरियल कुछ इस तरीके से ऐसे हो। अब इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, जो कि देखो ये क्या है कि यहाँ से स्लिप कर गया है और ये बीच में ये मटेरियल आ गए हैं, ये जो दो मटेरियल आ गए, तो ये मटेरियल यहाँ से देखो अब ये आगे की ओर पूरे ऐसे बढ़ते चले। अब इसमें स्लिप कहाँ हुई है डियर, ये दो मटेरियल हमारे स्लिप करके यहाँ पे आ गए हैं। तो जब आप इधर से क्या होगा, देखो आप कलर चेंज कर देते हैं। जब यहाँ से हम लोग देखो ये मान लो ये हो गया, ये मान लो आप ये ऊपर की एक लेयर हो गई। अब ये मटेरियल जब ये वाला मटेरियल यहाँ पे आएगा तो ये मटेरियल यहाँ पे आएगा, ये मटेरियल यहाँ पे आएगा, ये पूरी एक लाइन ये कंप्लीट है। लेकिन इस वाली लाइन में देखो ये तो कंप्लीट है, बट यहाँ पे दो मटेरियल एक्स्ट्रा हो गए, दो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे फिर ये लाइन कंप्लीट है, फिर ये लाइन कंप्लीट है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स स्लिप करके आगे बढ़ गए हैं उसी को बोलते हैं स्लिप। इसको और आप देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो स्लिप। मान लो ये हो गए मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसमें अगला मॉलिक्यूल स्लिप अगर आपको दिखाना है, स्लिप दिखाना है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये मॉलिक्यूल्स आपके ये स्लिप करके आगे की ओर बढ़ गए। आप देखो ये कहाँ, इधर स्लिप कर गए हैं। और ज़्यादा स्लिपिंग आपको दिखानी है डियर, और ज़्यादा स्लिपिंग दिखानी है, आप यहाँ पे स्लिपिंग ऐसे दिखा सकते हो। देखो ये यहाँ स्लिप हो गया, ये यहाँ स्लिप हो गया। तो मॉलिक्यूल्स के जब लेयर क्या करती है, एक दूसरे पर स्लाइड करती है, उसी को बोलते हैं स्लिप। और डिफॉर्मेशन जब होता है तो वो लेयर ही स्लाइड करती है, तभी डिफॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये स्लिपिंग यहाँ पे हो रही है। यहाँ स्लिपिंग नहीं, यहाँ और यहाँ है, यहाँ और यहाँ, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लिप क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा था स्ट्रेन हार्डनिंग में, तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा है डियर, देखो यहाँ पे मटेरियल क्या डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो यानी कि देखो स्ट्रेन परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या है, स्लिप डिफॉर्मेशन होगा। और स्लिप डिफॉर्मेशन में क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। तो डिसलोकेशन आपका क्या है, देखो स्लिप डिफॉर्मेशन होगा और स्लिप डिफॉर्मेशन में ही मटेरियल आपका डिसलोकेशन का मतलब यहाँ पे जो मटेरियल पहुंच गए हैं इसे हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन। अब यह डिसलोकेशन आपका स्क्रू डिसलोकेशन हो सकता है, एज डिसलोकेशन हो सकता है, सरफेस डिसलोकेशन हो सकता है, अलग अलग टाइप का डिसलोकेशन है। तो जब स्लिप होगा तो यहाँ पे ये जो मटेरियल मॉलिक्यूल्स आ जाएगा डिफॉर्मेशन के बाद, तो इसे बोलते हैं डिसलोकेशन। अब ये स्लिप हो रहा है, देखो ये स्लिप हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आ गया
उसे बोलते हैं डिसलोकेशन। यह अगर सरफेस पे होता है तो सरफेस डिसलोकेशन कहते हैं, एज पे होता है तो एज डिसलोकेशन कहते हैं, ग्रेन्स पे होता है, ग्रेन बाउंड्रीज पे होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। कई तरीके के डिसलोकेशन होते हैं जो मटेरियल साइंस में हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे मेन रीजन इसका क्या होगा डियर, इसके अंदर जब मटेरियल आपका डिफॉर्म होगा स्ट्रेन हार्डनिंग में, वो आपका डिसलोकेशन की वजह से, स्लिप तो होगा लेकिन डिसलोकेशन की वजह से आपका होगा। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, डिसलोकेशन मैकेनिज्म। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा लंबा चला गया था, कई कॉन्सेप्ट उसमें बताने पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोल्ड वर्किंग एक्सेप्ट, तो यहां से देखो डियर कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग केवल और केवल हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब कि कौन सा प्रोसेस कोल्ड वर्किंग नहीं होगा इन सारे में। आप देखो स्प्लिटिंग प्रोसेस भी हम लोग कोल्ड वर्किंग से करते हैं, ब्लैंकिंग भी कोल्ड वर्किंग करते हैं, लैंसिंग भी कोल्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन एक्सट्रूजन प्रोसेस डियर हम लोग किस में करते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रेसिंग टूल ऑपरेशन, आइडेंटिफाई दैट। कौन सा आपका नॉन प्रेसिंग टूल से हम लोग बना रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करिए। तो आप देखो पंचिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रेस डाई का यूज करते हैं, ब्लैंकिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेस डाई का यूज करते हैं, स्प्लिटिंग में भी हम लोग प्रेस डाई का यूज करते हैं, लेकिन एक्सट्रूजन में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, प्रेस नहीं करते, हम लोग खींचते हैं। देन हमारा क्या होता है, एक डाई होती है, देखो ये हमारा, एक मिनट, मान लो ये हमारा डाई हो गया। अब ये मटेरियल अंदर जो भरा हुआ है, अब इसको इधर से जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ऐसे बाहर निकलता है। यहाँ रोलर लगाकर इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं और स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इस लार्ज डायमीटर के वर्क पीस को। तो इसे हम लोग ऐसे खींच कर लार्ज डायमीटर को स्मॉल डायमीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन ए मेटल और एलॉय इज कोल्ड वर्क्ड। अब निम्न स्टेटमेंट को आप पढ़िए, 4 स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन इन स्टेटमेंट को तभी फॉलो करिए जब इस पे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग अप्लीकेबल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इसका कहने का मतलब। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है डियर, इट इज वर्कड बिलो रूम टेम्परेचर। तो क्या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग रूम टेम्परेचर के नीचे करते हैं। आगे कह रहा है इट इज वर्कड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज। क्या कोल्ड वर्किंग करने पर मटेरियल की हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। और लास्ट कह रहा है इट्स हार्डनेस इंक्रीज बट स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्रीज। जब डियर हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो कोल्ड वर्किंग आपकी किस पे होती है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जब बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है तो हमें क्या मिलता है, बेटर सरफेस फिनिश मिलती है। बेटर सरफेस फिनिश के साथ में हमें आपको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बोथ आर इंक्रीज। तो ये हमारा होता है डियर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखो वर्कड इज बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के नीचे नहीं करते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करते हैं। यानी कि 2 ऑप्शन सही होगा, इट इज वर्कड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर।
एंड सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बोथ आर इंक्रीज। डी ऑप्शन इसलिए गलत होगा, कह रहा हार्डनेस तो बढ़ेगी लेकिन स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी, तो मतलब 2 और 3 आपका करेक्ट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। देखिए 1 और 4 गलत है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 4 है, इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से सी में आपका क्या है, 2 और 3 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इन मेटल्स सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट इज ड्यू टू। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिसलोकेशन की वजह से स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट आपको मिलता है जब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा होता है। अभी हमारा इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक आपका असर्शन दिया हुआ है और एक आपका रीजन। तो स्टेटमेंट को पढ़िए और रीजन के अकॉर्डिंग देखिए क्या दोनों सही हैं, और क्या आपका दोनों अगर सही हैं तो ये रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा असर्शन का या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो इस तरह से इसका आंसर देना है। आप यहाँ पे देखिए डियर, आपका असर्शन कह रहा है इन केस ऑफ हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, हॉट वर्किंग के केस में द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज फाइनली स्टॉप्ड could not be above the recrystallization temperature। अब ये कह रहा है डियर कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस करते समय वर्कपीस का टेम्परेचर इज फाइनली स्टॉप्ड, रोक देते हैं, कुड नॉट बी एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर वर्कपीस के टेम्परेचर को हम लोग रोक देते हैं और बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट कह रहा दिया रीजन इफ द प्रोसेस इज स्टॉप्ड एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ग्रेन ग्रोथ विल टेक प्लेस अगेन एंड स्पॉइल द अटेंड। अब इसका मतलब देखिए डियर, ये कह रहा है पहले में तो ये कह रहा है कि जब हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं, हॉट वर्किंग हम लोग कब करेंगे, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये कह रहा है कि एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हम लोग टेम्परेचर को स्टॉप कर देते हैं और उसी पे वर्कपीस की वर्किंग करते रहते हैं। अगर उससे ऊपर टेम्परेचर को ले जाएंगे तो वह मटेरियल क्या होगा, वह वहां पे ग्रेन ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। देखो क्यों, मान लो ये मटेरियल था, जब इसको हम लोग हीट को प्रोड्यूस करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके लैटिस वाइब्रेशन के कारण नए ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से नए ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन नए ग्रेन्स को जब और टेम्परेचर आप देंगे तो एक ग्रेन्स को हम बाहर निकालेंगे। जब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये जो बाहर निकाले हैं ये क्या है, न्यू ग्रेन्स है। अब इस न्यू ग्रेन्स में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका साइज बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। एट लास्ट फिर बढ़ते बढ़ते वह क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट करेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्लूइड की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट कह रहा है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में द टेम्परेचर एट विच प्रोसेस इज फाइनली स्टॉप्ड, प्रोसेस हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस में स्टॉप कर देते हैं, कुड नॉट बी एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देते। एंड इफ द प्रोसेस स्टॉप्ड एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो हमारा क्या होगा, ग्रेन ग्रोथ विल टेक प्लेस। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वहां पे ग्रेन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला भी अपना स्टेटमेंट सही कह रहा है, दूसरा वाला भी सही कह रहा है, और दूसरा वाला पहले वाले का क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस फाइनली स्टॉप्ड, हम लोग स्टॉप कर देते हैं। और क्यों स्टॉप करते हैं, क्योंकि एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ग्रेन ग्रोथ विल टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब क्या है
कि दूसरा वाला इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अब हमारा दोनों सही है, और जब दोनों में देखो ऑप्शन ए आपको देना है, जब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब हम लोग इसका ऑप्शन ए करेक्ट कर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है द स्प्रिंग बैक इफेक्ट इन प्रेस वर्किंग इज। स्प्रिंग बैक इफेक्ट क्या होता है डियर, कि हम इलास्टिक लिमिट के अंदर वर्कपीस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स को जब हटा लेते हैं तो वर्कपीस अपने पूरे शेप एंड साइज को अचीव कर लेता है, उसी को हम लोग स्प्रिंग बैक इफेक्ट कहते हैं। अब मान लो जैसे कोई स्प्रिंग है, आप ऐसे देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस कर दिए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस कर दिया इलास्टिक लिमिट के अंदर, जैसे ही इस लोड को हम लोग रिमूव करेंगे यह स्प्रिंग फर्दर इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट, लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ ऑप्शन ए कह रहा है इलास्टिक रिकवरी ऑफ द शीट मेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड स्प्रिंग बैक इफेक्ट। अब ये तो आपको यहाँ से हमने समझा दिया, शीट मेटल में क्या, ये शीट थी, इसको हमने बेंड कर दिया इलास्टिक लिमिट के अंदर, लेकिन जैसे ही इस लोड को हमने हटाया तो यह इस फर्दर अपने पूरे शेप और साइज को अचीव कर लेगा। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बैक इफेक्ट में इलास्टिक रिकवरी होगी ऑफ द शीट मेटल आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, एक आपका असर्शन दिया हुआ है और एक आपका रीजन दिया हुआ है, तो फिर वही टाइप का क्वेश्चन है 12 जैसा हम लोग कह रहा है हॉट वर्किंग डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन हार्डनिंग, और रीजन आपका कह रहा है हॉट वर्किंग इज डन एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो सबसे पहले देखिए हॉट वर्किंग जब हम लोग करते हैं तो हॉट वर्किंग आपका स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं देता है, सीधे देखो हॉट वर्किंग आपका मेटल क्या है, डक्टाइल फॉर्म में हो जाता है। डक्टाइल फॉर्म में हो जाता है मतलब बिलो एबव रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वहाँ स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं देगा, वहाँ स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ता जाता है। इस तरह से हॉट वर्किंग प्रोसेस में ये क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेन हार्डनिंग, केवल और केवल कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में, इन कोल्ड वर्किंग process strain hardening are produced, strain hardening are produced। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेन हार्डनिंग मिलेगी, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ एटम के डिसलोकेशन की वजह से कोल्ड वर्किंग में आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग मिलेगी और हॉट वर्किंग में नहीं मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बी कह रहा है हॉट वर्किंग इज डन एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यह हॉट वर्किंग का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हॉट वर्किंग कब होती है, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब बोथ करेक्ट हैं और दूसरा वाला पहले वाले का सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन दीजिए जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इनकाउंटर्ड इज, तो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस आपका इनकाउंटर्ड हो, उस केस में काउंटर्ड ना हो इनकाउंटर्ड हो, उस केस में आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन सा सही होगा। तो यहां देखिए लेस द, ऑप्शन ए कह रहा है लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल
बी कह रहा है बिटवीन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। सी कह रहा है लेस देन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मेटल एंड मेटल या मटेरियल। एंड डी कह रहा है ग्रेटर देन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द। अब देखो डियर, जो स्ट्रेस इनकाउंटर्ड होंगे जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं, तो वहां पे देखो ये हो गया इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये यहाँ पे हो गया, इसे बोलते हैं ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी डी डैश लोअर यील्ड पॉइंट, डी एंड डी डैश। डी डैश आपका हो गया, डी से डी डैश प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा विदाउट यील्डिंग या विदाउट स्ट्रेस इंक्रीज। एंड डी डैश से लेके ई तक आपका होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, और डी पे आपका होता है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, और यहाँ एफ होता है, एफ पे आपका होता है फ्रैक्चर। अगर डक्टाइल मटेरियल है डियर तो उसके लिए क्या होगा, यहां से फॉलो करता जाएगा मेटल और फ्रैक्चर, यहाँ आपका होगा निकिंग। अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में निकिंग होगा। हमने आपको बताया था निकिंग मतलब पतला होना शुरू होगा और फिर टूट। तो डक्टाइल मटेरियल में निकिंग होता है, देन निकिंग के बाद फ्रैक्चर होता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट पॉइंट के बाद कहीं भी मटेरियल क्या हो सकता है, फ्रैक्चर या फेल हो सकता है। तो ये तो था आपका ब्रिटल मटेरियल और ये था डक्टाइल मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेस इनकाउंटर्ड, तो स्ट्रेस की बात करेंगे डियर, तो अब यहाँ पे देखो यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में हमने आपको बताया था जो स्ट्रेस हमारा होगा वो इनकाउंटर्ड होता है किसके लिए, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के। तो यहाँ पे देखिए डियर, ये होता है यील्ड पॉइंट, ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट, इन्हीं दोनों के बीच में स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन है बिटवीन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब मेटल फॉर्मिंग में हम लोग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को इनकाउंटर करेंगे तो ये हमारा। आगे बात करते हैं, देखो ये था हमारा मेटल फॉर्मिंग के चैप्टर 1 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग जैसे एक्सट्रूजन हो गया, रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देन उसके आगे और भी जो चैप्टर होंगे उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन। चलिए एक्सट्रूजन का जो क्वेश्चन 1 होगा डियर, क्वेश्चन 1 होगा, ये कह रहा है फॉर सक्सेसफुल एक्सट्रूजन द मेटल शुड बी। सक्सेसफुल एक्सट्रूजन के लिए मेटल आपका डक्टाइल होना चाहिए, मैलेबल होना चाहिए, टफ होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। तो सक्सेसफुल एक्सट्रूजन के लिए आपका मेटल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, तन्य होना चाहिए, है ना। बिकॉज ऑफ अगर फ्रैक्चर होगा, ब्रिटल होगा, मैलेबल होगा तो वह सक्सेसफुल एक्सट्रूजन नहीं हो पाएगा। लेकिन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और डक्टाइल मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुल एक्सट्रूजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आपका क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए सक्सेसफुल एक्सट्रूजन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है डियर एक्सट्रूजन क्या होता है, वो तो आपको मैंने बताया था कि एक डाई होती है, अब इस डाई में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग दे देते हैं। मान लो ये ओपनिंग दे दिए। अब इस मेटल को अगर हम लोग फोर्सली करेंगे, यहाँ से क्या होगा, मेटल ऐसे लार्ज डायमीटर का वर्कपीस, स्मॉल डायमीटर का वर्कपीस, ये हमारा होता है एक्सट्रूजन। अब एक्सट्रूजन में आपको हमने हॉट एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये क्या है, मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूस। अब अगर हम देखो किसी मेटल का एक्सट्रूजन कर रहे हों, एक्सट्रूजन प्रोसेस से किसी मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हों, तो जनरली हम क्या प्रोड्यूस करते हैं मेटल से। पहला कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड सेक्शन, और दूसरा देखो यूनिफॉर्म सॉलिड सेक्शन
यानी कि कोई सॉलिड सेक्शन रॉड हो गई। हम मेटल एक्सट्रूजन से क्या कोई सॉलिड सेक्शन रॉड बनाते हैं। दूसरी बात कह रहा है यूनिफॉर्म हॉलो सेक्शन, और थर्ड कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन, एंड डी कह रहा है वेरिंग सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन। तो हम लोग एक्सट्रूजन से क्या बनाते हैं डियर, सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन दोनों कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर बीच में हम लोग देखो ये सॉलिड, ये जो बाहर जाएगा ये आपका क्या होगा, सॉलिड सेक्शन बनेगा, सॉलिड सेक्शन बनेगा। अब अगर यही बीच में हम लोग क्या लगा दें, एक यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग मान लो ये आपकी हो गई डाई, तो हो गई आपकी डाई, बीच में एक हम लोग मैंड्रिल लगा दे, ये मैंड्रिल लगा दे। अब मेटल यहाँ से अगर जाएगा तो ये ऐसे बाहर जाएगा और ये ऐसे बाहर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, हॉलो क्रॉस सेक्शन पाइप बनाएगा। अगर डाई के बीच में एक हम लोग क्या लगा दें, मैंड्रिल लगा दें, तो मैंड्रिल लगाकर हॉलो क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल डायमीटर के पाइप को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि सॉलिड, देखो यूनिफॉर्म थिकनेस का सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस। मतलब इसका आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है डियर द कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब आर प्रोड्यूस बाय। तो कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब आपकी क्या होती है डियर, इंपैक्ट एक्सट्रूजन से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, यहां देखो ये आपकी डाई रखते हैं, ये आपकी डाई रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेट रख देते हैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की प्लेट रख देते हैं, और इसके ऊपर ये हम लोग क्या देखो इस शेप का, इस शेप का ले लेते हैं और इसको प्रेस कराते हैं। तो प्रेस कराते हैं तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी डियर, इस तरीके से इसके शेप में आके कन्वर्ट हो जाएगी, इसके शेप में फिट हो जाएगी। और ये जो मेटल हमारा है, ये जो प्लास्टिक का मेटल है, ये इसके चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, फैल जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, टूथपेस्ट की ये ट्यूब बन जाएगी। यहाँ से ये हॉलो रहेगा और ये इस तरीके से यहाँ थ्रेड बना लेंगे कैप लगाने के लिए, ये टूथपेस्ट का हॉलो ट्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इधर से टूथपेस्ट फिल करके इसको 2-3 बार ऐसे फोल्ड करके हम लोग हीट से प्रेस कर देते हैं, जिससे कि टूथपेस्ट प्रेशर से इधर ना आए, केवल इधर से ही बाहर। तो टूथपेस्ट की सेल को बनाने के लिए हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन का यूज करते हैं। ये कह रहा है द कोलैप्सिबल टूथ पेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो किससे प्रोड्यूस करते हैं, कोल्ड रोलिंग या कपिंग या डीप ड्राइंग, ये हम लोग करते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्लियर, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक असर्शन दिया है और एक रीजन। असर्शन आपका कह रहा है डियर डायरेक्ट एक्सट्रूजन रिक्वायर्स लार्जर फोर्स देन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो ये हमारा क्या है डियर, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में हमें ज्यादा फोर्स लगाना होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में कम फोर्स। हमने आपको बताया भी था कि इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आर रिड्यूस द फोर्सेस, ये हमने आपको पहले ही वहां नोट पॉइंट में पढ़ाया था। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आर रिड्यूस द फोर्स। इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये है डायरेक्ट एक्सट्रूजन रिक्वायर्स लार्जर फोर्स देन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, मतलब करेक्ट बात कह रहा है। क्यों ज्यादा लगेगा, आगे देखते हैं क्या रीजन उसके अकॉर्डिंग दिया है कि नहीं दिया है। ये कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन ऑफ कोल्ड स्टील जिंक फॉस्फेट कोटिंग इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टील का ही यूज करते हैं, जिंक फॉस्फेट और कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, मतलब लो मेल्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं। इसीलिए कम लोड लगाकर हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन से मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सही है रीजन भी, और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में लो फोर्स इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टील, जिंक और फॉस्फेट कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं।
तो इसका मतलब, एक मिनट, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में देखो, डायरेक्ट एक्सट्रूजन रिक्वायर्स लार्जर फोर्स देन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। अब लार्जर फोर्स क्यों रिक्वायर्ड होगा? बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ फ्रैक्शन। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये देखो अभी बता रहे हैं, सुनो, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आपका, ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। देखो, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन ऑफ कोल्ड स्टील, जिंक, फॉस्फेट एंड कोटिंग मटेरियल। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में डियर हम लोग इसका यूज तो करते हैं, कोल्ड स्टील को बनाते हैं, जिंक को बनाते हैं, फॉस्फेट कोटिंग मटेरियल बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे फोर्स की तो वह डिपेंड करेगा स्ट्रेस पे, और यहाँ स्ट्रेस का आप जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब रीजन आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। दोनों सही हैं, लेकिन आप बताइए कैसे? ये देखिए आप, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होगा आप देखिए, ये आपका मान लीजिए मेटल हो गया, ये आपकी डाई हो गई। चलिए अब यहाँ अदर कलर से हम मेटल दिखा देते, मान लीजिए ये मेटल हो। अब इस मेटल को जब हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो ये ऐसे बाहर जाएगा। आप देखो डियर, जब यहाँ से हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो इन सरफेसेस से मेटल क्या है, कांटेक्ट होता हुआ आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे हाई फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा। अब हाई फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने के लिए हमें यहाँ फोर्स की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे ये रॉड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अब अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो फोर्स हमारा घट जाएगा, कुछ फोर्स हमारा फ्रिक्शन के लिए लॉस हो रहा है ना, इसीलिए। अच्छा को आप देखो बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में क्या होगा डियर, ये आपकी हो गई डाई। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये आपकी हो गई डाई। अब यहाँ मटेरियल आपका भरा हुआ है, सपोज करो ये मटेरियल आपका भरा हुआ है, मान लेते हैं ये मटेरियल आपका भरा हुआ है। अब आपने क्या लगाया डियर, आपने ये लगाया ये रैम, रैम में आपने ऐसे दे दिया पास, ये हो गया आपका रैम, और रैम में ये होल कर दिया। अब होगा क्या डियर, देखो आप इसको रैम को इस डायरेक्शन में प्रेस करोगे तो यह मटेरियल यहाँ से इधर की ओर फ्लो करेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन क्या हो गया, निग्लिजिबल हो गया। फ्रिक्शन आपका यहाँ पे निग्लिजिबल हो गया, ये मटेरियल इस पर स्लाइड कर ही नहीं रहा है, मटेरियल सीधे आकर इस तरह से ऐसे फ्लो करता हुआ इसमें से निकल जा रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मटेरियल इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल फ्लो करे तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं, और जब फोर्स के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में मटेरियल फ्लो करे तो उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो आपको आई होप यहां से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स हाई फोर्स की रिक्वायर्ड होती है, और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन फोर्स निग्लिजिबल होता है, इसीलिए लो फोर्स की रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं की थी, तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। हमने मिस्टेक से बता दिया था कि देगा, उसका रीजन भी हमने आपको यहाँ पे बताया। अब देखो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या है कि बोथ करेक्ट है, लेकिन आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो बोथ करेक्ट तो होंगे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं देगा। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, बी ऑप्शन आपका। इस तरीके से देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस हैं, जो कि अभी हमसे होते होते बच गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर रेंज फॉर हॉट एक्सट्रूजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए डियर हम लोग क्या है कि लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 430 से 480 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम के लिए हॉट एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है। बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, तो उसके मेल्टिंग टेम्परेचर का 1/2 आपका क्या होता है, हॉट एक्सट्रूजन, यानी कि रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है डियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। फॉरवर्ड यानी कि इस वाले एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, द रैम एंड द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देखो रैम भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, एक्सट्रूडेड मटेरियल भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ऑप्शन है आपका करेक्ट हो।
नेक्स्ट कह रहा है द रैम एंड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। यह क्या है डियर? यह बैकवर्ड एक्सट्रूजन का फिनोमेनन, मतलब यह इनकरेक्ट हो गया। आगे थर्ड पॉइंट कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेवल ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज सेम एज द रैम। जिस स्पीड से आपका रैम बढ़ रहा है क्या उसी स्पीड से, देखो ये रैम जिस स्पीड से बढ़ रहा है क्या उसी स्पीड से प्रोडक्ट आपका जाता है? नहीं डियर, इसकी स्पीड आपकी क्या होती है? हाई होती है, इसकी स्पीड आपकी क्या होती है? लो। तो सेम स्पीड नहीं होती है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात कर रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेवल्ड ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रैम स्पीड। मतलब प्रोडक्ट स्पीड की ज्यादा होगी, रैम स्पीड लो होगा। यही तो हमने अभी जस्ट बताया, मतलब ये आपका करेक्ट हो गया। आपका 1 और 4 करेक्ट हो गया, 2 और 3 इनकरेक्ट हो गया। तो देखो 2 और 3, 3 यहाँ पे है, 2 और 3, 2 और 4, जहाँ 2 करेक्ट, इसका मतलब आंसर सी आपका क्या हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। निम्न में से, इनमें से कौन सा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का साइलेंट फीचर्स है? तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन हमने आपको बताया है, वहां पे हम क्या करते थे? लिक्विड यूज करते थे। देखो मान लो ये आपका हो गया डाई, यहाँ हमने होल कर दिया, ये हमने रख दिया मटेरियल। अब ये मटेरियल रख दिया डियर, ये डाई को हम कुछ इस शेप का बना देते। अब यहाँ पे ये मटेरियल हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डियर? लिक्विड भर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो ये हम लोग लिक्विड भर देते हैं और देन ये हम लोग रैम से इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हमने रैम से फोर्स लगाया, रैम लिक्विड पे लगाएगा और लिक्विड इसे प्रेस करके ऐसे बाहर मटेरियल हमारा एक्सट्रूड होके बाहर निकले। इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो यहाँ देखिए क्या है, देखिए ऑप्शन आपका 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, इसको हमें पढ़ के बताना है। तो फर्स्ट आपका दिया है इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। तो ये क्या होता है डियर? ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल होता है वह सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज की तरह भी इस पे वर्क करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है इट इज सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ सुपर एलॉय। तो ये हमारा इसी के लिए यूज होता है, हाई स्टील, हाई स्ट्रेंथ, हार्ड एंड ब्रिटल तो ना यूज करिए, हाई स्पीड या हाई स्ट्रेंथ सुपर एलॉय के लिए हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का उपयोग करते हैं। इस लाइन को एग्जैक्ट हमने जब पढ़ाया था तो बताया, मतलब ये आपका 2 पॉइंट करेक्ट हो। थर्ड कह रहा है द बिलेट इज इंसर्टेड इनटू द एक्सट्रूजन चैम्बर एंड प्रेशर इज अप्लाइड बाय द रैम द एक्सट्रूजन बिलेट थ्रू द डाई। तो हम रैम द्वारा प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन बिलेट पर रैम डायरेक्ट प्रेशर नहीं अप्लाई करता है। रैम आपका लिक्विड या फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करता है और फ्लूइड आपका बिलेट पे प्रेशर अप्लाई, मतलब यह इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द बिलेट इज इंसर्टेड इनटू द एक्सट्रूजन चैम्बर। एक्सट्रूजन चैम्बर में ये बिलेट तो हम इंसर्ट करते हैं एंड वेयर इट इज सराउंडेड बाय द सुटेबल लिक्विड। यह बिलेट हमारा क्या है? लिक्विड से घिरा होता है। एंड द बिलेट इज एक्सट्रूडेड थ्रू द डाई बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वह बिलेट हमारा क्या होता है? एक्सट्रूजन स्टार्ट करता है। मतलब आपका 4 भी करेक्ट आंसर होगा, 2 और 4। तो 2 और 4 आपका 1 और 3 रॉन्ग, 1 और 4 रॉन्ग, 2 और 3 रॉन्ग, 2 और 4 मतलब आंसर आपका डी। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन। डायमेंशनल एक्यूरेसी आपकी मेजर प्रॉब्लम होगी, लेंथ आपकी कंट्रोल नहीं होगी हॉट एक्सट्रूजन के लिए। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला दिया है डिजाइन ऑफ पंच। डिजाइन ऑफ पंच से ज्यादा डिजाइन ऑफ डाई। हम देखो ये मान लो गर्म, ये हॉट मेटल इसके अंदर अगर रखा होगा तो ये क्या करेगा? इस डाई को भी मेल्ट करने की कोशिश करेगा।
तो अब ये रैम तो आपका डिजाइन करना है ही। हॉट एक्सट्रूजन के लिए हीट रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए, रैम भी डाई भी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम आपका क्या होगा, डाई, क्योंकि हीटेड मटेरियल ज़्यादा कांटेक्ट डाई के साथ में रहेगा। तो हॉट एक्सट्रूजन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाई के मटेरियल की डिजाइन, मतलब आंसर। आगे बात करते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रक्रम के कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी को दीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं डियर एक्सट्रूजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया है। पहला दिया है फास्टर स्पीड प्रोडक्शन। मान लो देखो ये रैम हो गया, ये हमने क्या किया, यहाँ वर्कपीस रखा, अब इसे कंप्रेस किया तो यहाँ से जो ये स्मॉल डायमीटर की शाफ्ट बनेगी, इतने डायमीटर को, इतने हैवी डायमीटर को इतने कम डायमीटर में तेजी से प्रोड्यूस करना ही एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो मतलब एक्सट्रूजन प्रोसेस आपका फास्टर होता है, स्पीड आपकी अधिक होती है प्रोडक्शन की, यानी कि पॉइंट 1 करेक्ट होगा। गुड सरफेस फिनिश आर प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या है डियर, जितना डाई की सरफेस फिनिश एक्यूरेट होगी उतनी ही अच्छी सरफेस फिनिश का वर्कपीस हमें प्रोड्यूस होगा। तो मतलब आपका आंसर 2 भी करेक्ट होगा। डायमेंशंस कैन बी मेंटेन विथ क्लोज टॉलरेंस, इस हम ओपनिंग के वजह से यहाँ पे डायमेंशंस क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, मतलब ये ऑप्शन सी भी आपका सही होगा, यानी कि 3rd भी सही। 4th है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट आर इंटीरियर टू दैट ऑफ द रोल्ड प्रोडक्ट। कह रहा है देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट आर इंफीरियर, इंफीरियर मतलब क्या, सुपीरियर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब यह हमारा क्या है, इनकरेक्ट। 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 2 तो करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा डियर, बी होगा। इस तरीके से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपका कह रहा है डियर देखिए एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, फिर वही बात है, दोनों को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन किस पे डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डियर फर्स्ट कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड आइदर बाय मूविंग रैम और बाय मूविंग कंटेनर। देखिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये मान लीजिए रैम हो गया, ये रैम की ओपनिंग हो गई, अब यहाँ पे ये आपका डाई हो गया और इस डाई के अंदर ये हमने ये वर्कपीस, आप देखिए ये हमारा हो गया वर्कपीस। अब वर्कपीस इस डायरेक्शन में जाएगा, रैम को इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो या तो हम रैम को इस डायरेक्शन में आगे की ओर फोर्स लगा के हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कर सकते हैं, या इस कंटेनर को इस डायरेक्शन में हम प्रेस करके इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन कर सकते हैं। दोनों से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, असर्शन करेक्ट होता है। आगे बात करते हैं रीजन की, तो रीजन आपका कह रहा है एडवांटेज इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन इज लेस क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप कंपेयर्ड टू इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। ऐसा नहीं है डियर, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में स्क्रैप ज्यादा मिलता है और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में स्क्रैप कम मिलता है। स्क्रैप क्या होता है समझिए, अब देखिए जब इसको हम एक्सट्रूजन करते करते ये चीज यहाँ पे आ जाएगी तो केवल और केवल इतना मटेरियल हमारा स्क्रैप के रूप में बचेगा, इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में। और डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होगा डियर, ये आपका ये हो गया ओपनिंग, मान लेते हैं ये ओपनिंग हो गया, ये आपकी रैम हो गई। रैम आपकी आगे बढ़ेगी, जब रैम इतनी बचती है तो लगभग 15% मटेरियल, यहाँ लगभग 15% मटेरियल बच जाता है, आगे की ओर नहीं जा पाता। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में स्क्रैप ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में लगभग 5% होता है और इसमें लगभग 15%। तो इसका मतलब रीजन आपका गलत है, केवल आपका ए सही है।
तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका आंसर आपका सी करेक्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपका कह रहा है डियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विथ एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग आंसर। पहला ऑप्शन कह रहा है इन फॉरवर्ड हॉट एक्सट्रूजन द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन इज प्रिवलेंट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द हीटेड मेटल बिलेट एंड सिलेंडर वॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ये मान लो बिलेट हो गया, ये रैम से फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपका बहुत जनरेट होता है। इसी फ्रिक्शन को रिलीज करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो मतलब आपका पॉइंट 1 करेक्ट है। सेकेंड कह रहा द बैकवर्ड हॉट एक्सट्रूजन कंप्लीटली ओवरकम द फ्रिक्शन। तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन में फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको। थर्ड कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक कंपोनेंट विच हैव ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन ओवर एट एनी लेंथ। देखिए ये कह रहा है एक्सट्रूजन प्रोसेस से किसी भी लेंथ के कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन को क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो किसी भी शेप का हम लोग नहीं बना सकते हैं, एक निश्चित शेप के प्रोडक्ट को हम लोग कांस्टेंट लेंथ में बना सकते हैं, किसी भी शेप का नहीं बना सकते। मतलब यह रॉन्ग है। 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आंसर आपका ये रॉन्ग, 1 एंड 2 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 आपका कह रहा डियर हाउ द टूथपेस्ट कैप्सूल प्रोड्यूस्ड। अब टूथपेस्ट कैप्सूल आपकी किससे प्रोड्यूस होती है डियर, टूथपेस्ट अगर नाम ले लिया तो आपको हमने पहले ही बताया था इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन आपका कहाँ पे है, सी पॉइंट। इसका मतलब टूथपेस्ट बनाने वाली जो ट्यूब्स हैं वो इस तरीके से हॉलो होगी, आगे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी और इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड बनी होगी। इसे बनाते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा डियर द टूलिंग कॉस्ट इज हाईएस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग। प्लास्टिक के इक्विपमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा टूलिंग कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन ए क्या है, एक्सट्रूजन में ही सबसे ज़्यादा टूलिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि कास्टिंग में कम होगी, कंप्रेशन में कम होगा, इंजेक्शन मोल्डिंग में भी कम होगा। आंसर है आपका जाएगा प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए टूलिंग कॉस्ट एक्सट्रूजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैच द 4 करेक्ट पेयर्स बिटवीन लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। देखिए लिस्ट फर्स्ट है एंड लिस्ट ये सेकंड है। अब इसको डियर हमें क्या करना है, मैच कराना है। मैच कराने के लिए सबसे पहले देखिए दिया है एल्यूमिनियम ब्रेक शू। एल्यूमिनियम के जो ब्रेक शू बनाते हैं वो कास्टिंग से बनाते हैं, लेकिन जो शू के लाइनर बनाते हैं वो शू लाइनर हम लोग किससे बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी से बनाते हैं। तो यहाँ ब्रेक शू की बात कर रहा है, तो ब्रेक शू आपका कास्टिंग से बनाते हैं, डीप ड्राइंग, ब्लो मोल्डिंग, सैंड कास्टिंग से ही बनाते हैं एल्यूमिनियम के ब्रेक शू। सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्ट और इससे नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए डियर दिया है प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आपका किससे बनाते हैं, ब्लो मोल्डिंग से बनाते हैं। ब्लो मोल्डिंग से आपका प्लास्टिक वाटर बॉटल बनाते हैं। इसका मतलब आपका पी का थर्ड होगा और क्यू का सेकंड होगा। तो पी का थर्ड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए और क्यू का आपका सेकंड हो गया। क्यू का सेकंड मतलब यहाँ पे है, यहाँ क्यू का 1 है, मतलब ये आंसर आपका 20 तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब आपका क्या है, स्टेनलेस स्टील कप्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्टेनलेस स्टील कप्स आपके किससे प्रोड्यूस होते हैं, देखो स्टेनलेस स्टील कप कॉमा सॉफ्ट ड्रिंक कैन। सॉफ्ट ड्रिंक कैन आपका ऑफसेट फोर्जिंग सॉफ्ट ड्रिंक कैन आपका इम्पैक्ट, जो बियर बॉटल वगैरह होती हैं वो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हम लोग बनाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कैन यानी कि बियर बॉटल वगैरह जो हम लोग सीट मेटल की बनाते हैं वो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बना लेते हैं। और स्टेनलेस स्टील कप हम लोग सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बना लेते हैं। मतलब R का 4, 1 मिनट, नो 1 मिनट, ये हमारा हो गया। ये हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील कप को हम लोग डीप ड्राइंग से बनाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल से हम लोग लार्ज डायमीटर हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप से बनाते हैं। जो कप वगैरह बनाते हैं हम लोग किससे बनाते हैं? डीप ड्राइंग से बनाते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? R का 1, R का आपका क्या हो गया? 1 हो गया, एंड S का आपका 5 हो गया। ये आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से माय डियर आपने देखा, हमने अपने मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड 2 टॉपिक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर? ड्राइंग से रिलेटेड और रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर हम लोग और भी इसके आगे मेटल फॉर्मिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था पाउडर मेटलर्जी, उससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप माय डियर आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसे प्रिपेयर करिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।